हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल नेक्स्ट स्टडी प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो हमारी कक्षा 10 की क्लासेस चल रही थी, चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा है, धातु हो रहा है, धातु वाला। उसके अंदर मेरी अभी तक की आपकी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरी क्लास, और इसके अंदर रहेगा एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पीछे की 2 क्लासेस जरूर देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो पीछे की क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पीछे की क्लासेस नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पहले आप वो पीछे की 2 क्लासेस 2 सेशन देखिए, फिर इस क्लास में एंटर कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो भी मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं, वो सारे के सारे मैं पहले आपके लिए नोट्स बना रहा हूं। फिर जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं, मैं सारे के सारे पहले उसके नोट्स क्लियर कर रहा हूं। फिर और मैंने सारे के सारे नोट्स बना रखे हैं। जैसे जैसे क्लासेस आपकी होती जाएंगी, वैसे वैसे आगे आगे उसके नोट्स तैयार हो रहे हैं। और उम्मीद करता हूं आपको जो भी मैं नोट्स करवा रहा हूँ वो सभी आपको अच्छे लग रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छे से तैयार करना है, एक एक नोट्स को आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है, राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये नोट्स आपको बहुत काम में आने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से हमारे नोट्स आगे से आगे कंटिन्यू चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये बेहतरीन नोट्स आपको एग्जाम में जरूर सफलता दिलाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो 3 है, चल रहा था। उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी बात मैं करूंगा, तो वो आपका रहने वाला, लिखिए। पहले आपको लिखना है, फिर हम समझेंगे। टॉपिक का नाम लिखिए, धातु लवणों के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया। लिखिए, धातु लवणों के विलयन के साथ धातु लवणों के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया। धातु लवणों के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया ये किस प्रकार से होती है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले आपको मैं समझा देता हूं किस प्रकार से आपको ये डायग्राम आपको बना दे रहा हूं मैं। पहले आप डायग्राम बनाइए, फिर इसको अच्छे से हम समझेंगे। व्याख्या मैं आराम से करूंगा, पहले आप डायग्राम बना लीजिए। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाना है। इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से यह डायग्राम आपको बनाना है। इसके अंदर आपकी प्रश्नावली रहेंगी। और यहां से इस प्रश्नावली को क्लोज करेंगे। रबड़ या जो भी लगा रहे हैं आप डार्ट से लगाएंगे, इसको क्लोज करेंगे। यहां से भी इसको क्लोज करेंगे। मात्र इसमें से एक नॉर्मल सा छिद्र रहेगा जिससे ये धागा बाहर आ सकेगा। ठीक है, और इसके अंदर ये आपकी लोहे की कील रहेगी, और इसके अंदर आपका तांबे का तार रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सॉल्यूशन भरना है। किसका? कॉपर सल्फेट का। किसका भरना है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरना है। इसी प्रकार से इसके अंदर ही भरना है फेरस सल्फेट का विलयन। और अब मैं इसको नेमिंग कर रहा हूं, इसकी नोमिंग कर रहा हूं, वो देख लीजिए। यहां पर आपको लिखना है धागा है, प्रखनली लोहे की कील, ये यहां पर हो जाएगी आपकी लोहे की कील। लोहे की कील हो जाएगी। और ये इसके अंदर जो भरा हुआ है ये आपका है CuSO4 का विलयन। CuSO4 का विलयन। इसी प्रकार से इधर वाली में भी हो जाएगा, ये प्रखनली स्टैंड है, प्रखनली स्टैंड है। और तांबे का तार है, आयरन सल्फेट का विलयन है। और ये है बच्चों आपका FeSO4 का विलयन है। और जो इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है वो है आपका तांबे का तार, तांबे का तार। ठीक है, और ये पात्र है। अब इसमें मैंने आपको डायग्राम बना दिया। पहले इसको समझेंगे कि इस डायग्राम के अक्सर होने वाला क्या है, किस प्रकार से हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। सबसे पहले देखिए,
धातु लवणों के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया। मतलब इसमें यह बात हो रही है कि जिस धातु की अभिक्रिया मैं किसी लवण के साथ करवाऊंगा वो लवण भी किसका होगा, वो लवण भी उसी धातु का होगा। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो काम करती है वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन करती है, विस्थापन अभिक्रिया काम करती है। किस प्रकार से करती है इसको मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। इसके अंदर आपको पात्र लेना है, क्या लेना है, एक पात्र लेना है, और इस पात्र के अंदर आपको दो परखनलियां रखनी है और इन परखनलियों को इनके स्टैंड पर फिट कर देना है। इसके अंदर पहली परखनली और दूसरी परखनली को पूरा क्लोज कर देना है, ऊपर से बंद कर देना है। बस इतनी ही जगह रहनी चाहिए कि इनमें से एक धागा निकल सके। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऊपर से इसमें सिर्फ इतनी जगह रहनी चाहिए कि इसमें से केवल यहां से सिर्फ एक धागा निकल सके। ठीक है, और इस धागे में पहले वाली परखनली जो ए परखनली है ये बी मान लो आप। इस ए वाली परखनली में आप लोहे की कील को लटकाएंगे धागे से, और बी वाली परखनली में आप लटकाएंगे तांबे का तार। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, जहां पर लोहे की कील लटक रही है उसमें तो भरेंगे आप कॉपर सल्फेट का विलयन, उसके विपरीत भरना है। यहां पर फेरस अगर है तो यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन भरेंगे, अगर यहां पर कॉपर है मतलब तांबा है तो यहां पर फेरस सल्फेट का विलयन भरेंगे। यह क्यों जरूरी है, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारी रिएक्शन है, जो अभिक्रिया वो संपन्न नहीं होगी, इसलिए इसमें विपरीत जो सॉल्यूशन है वो जरूरी है, विलयन जो है उसका अलग होना जरूरी है धातु से। ठीक है, तो अब इसमें काम किस प्रकार से होगा, जैसे ही मैं इस परीक्षण को करता हूं तो क्या होता है, यहां से जो फेरस की जो कील है, लोहे की जो कील होती है, वो इस कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ में क्या करती है, अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया करने के पश्चात क्या होता है, यहां से जो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है इसमें से जो कॉपर होता है वो विस्थापित हो जाता है, मतलब यहां से चला जाता है। इसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि यहां से जो फेरस है ये क्या करता है, इस कॉपर को यहां से निकाल देता है, और क्या करता है इसी प्रकार से यहाँ जो कॉपर है वो इस फेरस को निकाल देता है। तो यहां से तो आपका जो ये फेरस है वो जाएगा सीधा किसके साथ में, SO4 के साथ में, और यहां से जो कॉपर है वो आपका आएगा इसके साथ में। तो आप इससे किस रिएक्शन को समझेंगे, तो मैं एक बार लिख देता हूं आपको। यहां पर जो आपकी है Fe है वो जाएगी किसमें, CuSO4 में, कॉपर सल्फेट का विलयन में जाएगी, Fe है। अब जैसे यहाँ पर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इसका विस्थापन होगा। विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ये फेरस चला जाएगा FeSO4 और प्लस का Cu। अब इसमें एक चीज आती है कि Fe क्या होता है, अधिक क्रियाशील होती है, किससे, कॉपर की तुलना में। तो ये क्या करती है, जो फेरस धातु होती है वो कॉपर को उसके विलयन से या फिर उसके यौगिक से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये होगी आपकी धातु लवणों के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके अंदर वो आप पढ़ेंगे कि अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है और विस्थापित कर देती है। अभिक्रियाशील धातु को तन्वयशील डालने में क्या क्या होता है, आपको सीधा पता है कि जब क्रियाशील धातु होती है उसमें आप अगर HCl डालोगे तो क्या निकलेगी बच्चों, यहां से आपको H2 गैस निकलेगी। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आता है कि किसी भी क्रियाशील धातु पर जब हम HCl प्रोवाइड करते हैं, HCl अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, तो हमेशा याद रखना बच्चों क्या होता है, H2 गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इस बार भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अब अगला टॉपिक लिखेंगे, जिंक आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, इसकी अभिक्रिया लिखिए। होता क्या है, जिंक सल्फेट बन जाएगा, सेम टू सेम है। कॉपर की जगह अगर आप जिंक लेंगे तो उसमें भी वही प्रोसेस रहेगी। जैसे मैंने यहां पर कॉपर लिया, अब देखो जब मैं जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालता हूं, ये बोल रहा है, तो क्या होगा, होना क्या है, इसके साथ में देखो बच्चों कुछ है या नहीं है, ये सिंगल है। एक बात आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा बच्चों, क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये आप जिंदगी में आप कभी भी रिएक्शन को सोल्व करना नहीं भूलेंगे। ये अगर ये तरीका आपने लगा लिया ना, चाहे आपको कोई भी रिएक्शन दे, अगर आपको ये पता करना है कि इस एरो के आगे क्या आएगा, ये किसी को नहीं पता होता है। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जाम में आपके आता है जिंक प्लस का FeSO4। अब यहां से आपको एग्जाम में क्या पूछता है, यहां पर पूछता है बच्चों x प्लस वाई, कि दिए गए रासायनिक समीकरण में x और y की पहचान कीजिए। अब किसी बच्चे को ये चीजें कठिन लगती है, किसी को आसान लगती है। आज से ये चीजें आपको कभी भी किसी को भी बच्चे को कठिन नहीं लगेंगी, ये मेरा वादा है।
आपको इस प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं, बेहतरीन, इजी, शानदार तरीके से, एकदम सरल तरीके से, साधारण तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो समझिए बच्चों किस प्रकार से देखो करना है आपको। यहां पर देखिए बच्चों, आपको देखना है कि यहाँ पर जो कंपाउंड है, जहां पर यहाँ पर जो तत्व है वो कितना है, सिर्फ एक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ए मान सकता हूं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर एक तत्व नहीं है, यहाँ पर दो अलग अलग सदस्य हैं। यहाँ पर एक सदस्य ये वाला है और एक सदस्य ये वाला है। तो यहाँ पर बी प्रजाति रही, लेकिन इसके दो ग्रुप हैं, बी फर्स्ट है और बी सेकंड है। ठीक है, अब मैं क्या मान सकता हूं कि सर हमारे पास में ए तो अकेला है और बी के पास में दो है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखो यहां पर ए अकेला है और बी में दो है। ठीक है, अब किस प्रकार से समझेंगे आप, समझना बच्चों। अब यहां पर क्या करना आपको, अगर जिंक से साथ में अगर कोई नहीं है तो यहां पर आप मानोगे अक्स। क्या मान लोगे बच्चों, इसको अक्स मानना है। ठीक है, अक्स मान लेना है और यहां पर प्लस रखोगे और इसको अलग अलग कर देना, Fe और SO4, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दो है, यहां पर एक हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब बच्चों को ये टेंशन होती है कि सर अक्स और वाई कैसे निकालेंगे, हमें तो निकालना नहीं आता। इसका तरीका है, क्या तरीका है, इसको आपको यहां पर इसकी ड्रेस चेंज करनी है बच्चों। क्या करना है, ड्रेस चेंज करना है। आप देखिए यहां पर क्या होता है, ये जिंक है, इसके पास में ये वाला शर्ट है, इसके पास में ये वाला शर्ट है। ये तो व्यक्ति समझ लीजिए और ये भी व्यक्ति समझ लीजिए, इसके पास में ये वाला शर्ट है, इसके पास में ये वाला शर्ट है। अब क्या होता है, दो दो दोस्त है, एक दूसरे का इंटरचेंज करते हैं, मतलब वो कहता है तेरे वाला शर्ट मेरे को दे दे और मेरी वाला तू पहन ले। तो क्या करते हैं, इसके अंदर हमेशा याद रखना कि ये दोनों तो इसके साथ में शेयर करेंगे और ये दोनों इसके साथ में शेयर करेंगे। तो ठीक है, पास पास वाले ये इसका शर्ट पहनेगा और ये वाला इसका शर्ट पहनेगा। तो जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। अब पहले कौन आ रहा है इसमें, जिंक आ रहा है, तो पहले कपड़े कौन पहनेगा, जिंक पहनेगा। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा जिंक। जिंक ने शर्ट कौन सा पहना, SO4 का पहना, तो यहां पर हो जाएगा ZnSO4। क्या लग रहा है बीच में, प्लस लग रहा है तो प्लस लगा दिया बच्चों। अब देखो यहां पर अक्स है, क्या अक्स यहां पर कुछ था, नहीं था, सिर्फ मैंने माना है, तो यहां पर मैं खाली मान सकता हूं इसको। तो क्या जो ये है इसने शर्ट दिया, क्या नहीं दिया। तो यहाँ पर जो SO4 है वो कोई भी रिएक्शन नहीं, जो Fe है वो कोई भी शर्ट नहीं पहनेगा। तो यहाँ पर फेरस का फेरस रहेगा, मतलब फेरस ने, जिंक ने कोई शर्ट नहीं दिया, जबकि फेरस ने अपना शर्ट दे दिया, लेकिन फेरस आज बिना शर्ट के रहेगा। तो याद हो गया बच्चों किस प्रकार से ऐसे करनी है। कोई भी रिएक्शन आए, कुछ भी ऐसे ही करना आपको, चाहे कोई भी किसी प्रकार का यौगिक आए, कितने बड़े तत्व आए, अगर आपको अक्स वाई की वैल्यू पूछे तो आपको इस प्रकार से ही करनी है। ठीक है, हाँ, आगे देखिए, अब समझ में आ गया, तो आगे से आप इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बच्चों, आपको समझ में आ गया ना। हाँ, अब आगे देखो, आगे वाला टॉपिक क्या है आपका, इसको हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो आराम से करवाऊंगा, एक ही चीज करवाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझ में आएगा, क्योंकि जितना मैं आसान नोट्स बनाना चाह रहा हूँ उतना मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों की अच्छी सी हेल्प हो। अगला बिंदु हम पढ़ेंगे बच्चों, एक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। लिखिए बच्चों, पहले हम बिंदु लिखेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो लिखिए, अगला जो हमारा हेडिंग है, मेन मुद्दा पॉइंट है, वो है आपका है सक्रियता श्रेणी। किसकी बात करूंगा बच्चों मैं, सक्रियता श्रेणी की बात करूंगा। एक्टिविटी सीरीज, किसके बारे में बात करेंगे, एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, प्रकृति में प्राप्त धातुओं को, प्रकृति में प्राप्त धातुओं को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाली जो श्रेणी होती है उसको बोलते हैं बच्चों सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि प्रकृति में प्राप्त सभी धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इसकी आप अभिक्रिया जो परिभाषा है उसको आप लिख लीजिए, सॉरी, लिखिए धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, देखिए धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के,
अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसी क्या कहते हैं बच्चों? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सक्रियता श्रेणी की पूरी सारणी करवा दे रहा हूं आपको, वो आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो लिख लीजिए, पहले आप लिखेंगे इसके अंदर। तो यहां पर मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको करवा रहा हूं, उसको याद रखना है बच्चों कि केदारनाथ का मगन आलू जरा फीके पकाता है। लिखिए, केदारनाथ का मगन आलू जरा फीके पकाता है। कौन है जी आगे आओ। आप सोच रहे हैं कि ये सर ये क्या लिखा रहे हो आप? ये बच्चों सक्रियता श्रेणी है। अगर आपको तत्व याद नहीं होते तो कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अब मैं इनको समझाता हूं आपको कि ये किस प्रकार से एकदम ट्रिकी मेथड से पूरे के पूरे नोट्स बनाए गए बच्चों। तो यहां पर देखिए, केदारनाथ मतलब के पोटेशियम, क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेशियम। नाथ मतलब Na, क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम। का का मतलब कैल्शियम, कैल्शियम। मगन मतलब Mg, मैग्नीशियम। आलू आलू मतलब Al, एल्यूमिनियम। जरा जिंक, फीके फेरस। पकाता है Pb, Pb मतलब बच्चों लेड। है H2, हाइड्रोजन। कौन? कॉपर। है जी Hg, पारा। आगे Ag, सिल्वर। आओ Au, सोना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब ये है आपके सक्रियता श्रेणी। कैसे याद करोगे? केदारनाथ का मगन आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। अब इसके अंदर क्या होता है? सक्रियता श्रेणी को इसके अवरोही क्रम के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है उच्चतम सक्रियता श्रेणी वाले, मतलब ऊपर आने वाले, मध्यम बीच में आने वाले, और निम्नतम नीचे आने वाली श्रेणियां। इसके अंदर आपको किस प्रकार से करना है, अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, आपको इसको लिखना है बच्चों। इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम तक, जो यहां पर आपको एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम तक आपका आ गया उच्चतम। क्या हो गया? उच्चतम धातुएं। जरा फीके पकाता है, ये हो गया आपकी मध्यम। और ये जो लास्ट में आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको हो जाएंगे निम्नतम। क्या हो जाएंगे? निम्नतम धातुएं हो जाएंगी, जो कि प्रकृति में खरी अवस्था में पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में H2 के ऊपर स्थिर धातुएं अम्ल को विस्थापित कर देती हैं। H2 कौन सा है? यहां पर देखिए, H2 ये रहा। H2 से ऊपर जो भी धातुएं हैं, ये अम्ल से विस्थापित कर देती हैं, अम्ल को विस्थापित कर देती है, अधिक क्रियाशील होती हैं। और
कॉपर अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता। खाद्य पदार्थ जिंक जिंक का लेप किया जाता है। सेकंड श्रेणी में ऊपर वाले आने वाले धातु नीचे वाले धातु को उसके योग्य से कर देती है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो टिन होती है वो जिंक से अधिक कम क्रियाशील होती है और जिंक क्या होता है आपका अधिक क्रियाशील होता है। टिन के बजाय टिन का लेप किया जाता है क्योंकि टिन जो होता है वो कम क्रियाशील होता है किसकी तुलना में? जो जिंक होता है उसकी तुलना में। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है धातुओं के अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं। केदारनाथ है, केद मतलब पोटेशियम, नाथ मतलब ना सोडियम, का मतलब कैल्शियम, मगन मतलब मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके फीके फेरस, पकाता पीबी है H2, कौन कॉपर है G, पारा आगे आओ एजी आओ और आओ मतलब एयू। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी सरणी आपको याद हो गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि धातु व अधातु की आपस में क्रिया। कि धातु जो अधातु होती है वो आपस में जब क्रिया करती हैं तो क्या परिणाम निकलते हैं, क्या परिमाण निकलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखेंगे, पहले बच्चों लिखेंगे फिर हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले बिंदु लगाइए धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? सभी तत्व धातु अधातु अपने संयोजकता कोष में बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। इसके लिए वो आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। इसमें आप पहले लिखेंगे फिर हम बात करेंगे। सभी तत्व धातु हो व अधातु हो, जो भी हो सभी तत्व धातु अधातु अपने संयोजकता कोष में अपने संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं, इसके लिए वो आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करते हैं। उत्कृष्ट गैसें पूर्ण रूप से भरे होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात बहुत कम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। इसके अंदर बच्चों एक नोट लगा के लिखेंगे, उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इनके संयोजकता कोष इनके संयोजकता कोष पूर्ण रूप से
भरे होते हैं तो ये किसी के साथ में भी इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं करेंगे। अब इसको समझिए एक बार फिर से, मैं फिर आपको समझाऊंगा। धातुओं की धातु के साथ क्रिया क्या होता है बच्चों, चाहे धातु की बात करूं मैं, चाहे अधातु की बात करूं, चाहे मैं धातु को धातु में मिलाऊं, चाहे धातु को अधातु के साथ मिलाऊं, अधातु को अधातु के साथ मिलाऊं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई धातु दूसरी धातु से मिलती है या फिर कोई धातु अधातु से मिलती है तो क्या होता है, इसके अंदर, हर धातु के अंदर कोष होते हैं। क्या होते हैं, कोष होते हैं, आयन होते हैं। और आयन क्या होते हैं, वो जो कोष होते हैं उन कोष के अंदर भरे हुए होते हैं। मोस्टली जो कोष होते हैं वो होते हैं के, एल, एम और एन। यहां तक हमें तीन प्रकार से जो कोष है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के, एल, एम और एन। ये तीन कोष मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तीन जो कोष होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से भरा जाता है कि उनका अष्टक पूर्ण किया जाता है। अगर उनका अष्टक पूर्ण हो जाता है तो संयोजक कोष पूर्ण रूप से भरा हो जाता है और भरा होने के बाद में क्या बनते हैं, धातु धातु आपस में क्रियाएं करते हैं। तो सभी तत्व धातु व अधातु अपने संयोजक कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। मतलब अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए उनके कोष में तो वो क्या होता है, स्थायी हो जाता है। अगर 8 नहीं आते हैं तो फिर क्या करता है, वो आदान प्रदान करता रहता है जब तक उसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए, ठीक है। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्थायी तो प्रदान कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसके लिए आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। अब बात आती है उत्कृष्ट गैसों की। उत्कृष्ट गैसें वो होती हैं जो क्या होती है बच्चों, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण रूप से उसके कोष है वो भरे हुए होते हैं। मतलब उनका अष्टक ऑलरेडी पूरा होता है, पहले से भरा हुआ होता है। तो क्या होता है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। अगर आदान प्रदान नहीं होगा तो भी कोई रिएक्शन तो अभिक्रिया भी नहीं दर्शाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये क्या होती है, अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करती है, जैसी है वैसी की वैसी रहती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं बच्चों तो तत्व है उनके प्रकार, और कल हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में, आयनिक यौगिक के बारे में, ठीक है। आयनिक यौगिक के बारे में कल पढ़ेंगे। आज थोड़ी सी एक और कहानी कर देता हूँ आपको। आयनिक यौगिक के बारे में कल पढ़ेंगे और किस प्रकार से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, किस प्रकार से हम बॉन्डिंग करवाएंगे, किस प्रकार से कोष उनके भरेंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है ना। सारी की सारी बातें आपको मैं कल बताऊंगा। आगे हम एक बार फिर से इनके जो परमाणु क्रमांक है, तत्व है, उनकी संख्या, उनके बारे में देखते हैं। कौन से धातु होते हैं, कौन से अधातु होते हैं, कौन से उत्कृष्ट गैसें होते हैं, उनके नाम क्या है, उनके प्रतीक चिन्ह क्या है, उनको कैसे दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक क्या है, सारी एक सारणी आपको बना देता हूं मैं, उसको समझिए, ठीक है। तो लिखिए, पहले हम बात करेंगे एक सारणी की, फिर कल बात करेंगे आयनिक यौगिकों की कि आयनिक यौगिक किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया दर्शाते हैं, किस प्रकार से इनकी संरचना बनती है, किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण होता है। आज की क्लास का हमारा लास्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहने वाला है बच्चों, जो रासायनिक जो सारणी है वो किस प्रकार से प्रदर्शित करेगी उसको हम लिखेंगे। पहला बिंदु इसके लिखिए, तत्व के प्रकार। पहला भाग बनाएंगे इसमें, जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बनाइए, तत्वों के प्रकार। तत्वों के प्रकार, तत्वों के प्रकार को आप लंबा का लंबा, सारा का सारा एक बॉक्स अलग बनाना है, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर तत्व है। अब तत्व जो है उसका नाम लिखेंगे कि तत्व कौन सा है, उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करूंगा परमाणु संख्या। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तत्व की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोष बच्चों यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, के, एल, एम और एन। यहाँ पर के कोष हो गया, ये वाला एल कोष हो गया, और ये वाला एम हो गया, और ये हो गया आपका एन कोष। अब एक एक टॉपिक में एक एक सदस्य का नाम आपको बता देता हूं मैं कि कौन सी धातुएं होती हैं, कौन सी अधातुएं होती हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। तत्वों के नाम लिखिए। पहले वाले में लिखिए उत्कृष्ट गैसें। क्या लिखेंगे, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें, ठीक है। इसके अंदर 3 आएंगी, हीलियम, He, नियोन, Ne, आर्गन, Ar, ठीक है। वो लिख लिया। अब इसका बॉक्स बंद कर देंगे, कोर्स बाद में भरेंगे, पहले लिख लीजिए। फिर अगला है धातुएं,
कि धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन से वो धातुएं होती हैं। इसके अंदर लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। ठीक है, फिर बात करेंगे किसकी, अधातुओं की। अब लिखेंगे इसके अंदर अधातुएं। अधातुओं में सारी गैसें आ जाएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन, फ्लोरीन F, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन Cl, सल्फर का S। ये आपका समझ में आ गया होगा। अब इनकी ट्रिक है वो बाद में लिखाऊंगा, पहले इनका परमाणु क्रमांक लिखिए। परमाणु संख्या होती है बच्चों इसकी 2, 10, 8, 2, 10, 18, 11, 12, 13, 11 है, 12 है, 13 है, 19, 20, 19, 20, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 7, 8, 9, 15, 16, 17। अब इसको मैं समझाऊंगा आपको, पहले देख लीजिए। उत्कृष्ट गैसें में आएगी आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन। 2, 10, 18 ये इनका परमाणु क्रमांक है। धातुएं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये होगी आपकी धातुएं। अधातुएं में आ जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जो भी गैसें होती हैं वो सारी के सारी अधातुओं में आ जाएंगी। अब इनको याद कैसे करना है उसकी ट्रिक मैं लिखा रहा हूँ आपको, उसको याद करना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। फिर हम इसका कोर्स बनेंगे, कोर्स फिल करते ही आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कल हम आयनिक यौगिक के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर गैस वाली टॉपिक वो रहेगी आपकी हीनी आगे। इसकी स्टोरी क्या याद रखेंगे आप, हीनी आगे है, हीनी आगे है। ना मांगे अली काली कार, यहां पर लिखेंगे ना, हीनी आगे, ना मांगे अली कलकार, अली का कार, ना मांगे, हीनी आगे से, ना मांगे, हीनी आगे से, ना मांगे अली का कार, अली का कार, नो फुल है, नो फुल है, नो ऑफ, नो ऑफ, नो ऑफ फुल पास्कल, नो ऑफ पास्कल। हाँ, इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको लेकिन याद हो जाएगा। हीनी आगे से ना मांगे अली का कार, ना ऑफ पास्कल, ना ऑफ पास्कल। हीनी आगे से ना मांगे अली का कार, ना ऑफ पास्कल। किसको याद, कैसे याद रखेंगे, हीनी, हीनी मतलब हीलियम, नी मतलब नियोन, आगे से आर्गन, ना मांगे, ना मतलब सोडियम, मांगे मैग्नीशियम, अली एल्यूमिनियम, का पोटेशियम, कार मैग्नी कैल्शियम, ना ऑफ पास्कल, ना नाइट्रोजन, ऑफ ऑक्सीजन, नाओक, नाओक पास्कल, फास्फोरस, ऑफ फ्लोरीन,
ना ऑफ, यहां पर था आएगा, ना ऑफ, ना ऑफ लू पास्कल, ना ऑफ लू पास्कल्स, मतलब कि ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरिस, पास्कल इसका सल्फर और लेका क्लोरीन। ठीक है, पास्कल, ना ऑफ पास्कल्स, ना ऑफ पास्कल्स। ही नहीं आगे से ना मांगे अली का कार, ना ऑफ पास्कल से, वरना क्या हो सकता है आपको पता है, ही नी हीलियम नियोन आर्गन नो ऑफ नो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम कैल्शियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। अब ये हो गया आपके परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कैसे याद रखोगे बच्चों, हाइड्रोजन एक पर आता है तो हीलियम दो पर आ जाएगा, सीधा सिंपल याद है। ठीक है, नियोन, नियोन मतलब 10, नी ऑन कर दो, नी क्या कर दो, ऑन कर दो। तो यहाँ पर देखो, यहां से मैंने देखो ये देखा कि ये ऑन हो गया, नी ऑन मतलब नेओन, नॉन, नॉन ये हो गया 10। आर्गन का 18 होता है बच्चों। ठीक है, आर्गन का 18 करना है, एक बिंदु ऊपर वो लगा देना है। ठीक है, सोडियम, सोडियम सोडा दो, सोडा गेर दो, सोडा गेर दो, जो पीने वाला होता है वो क्या बोलता है कि सोडा गेर दो, गेर दो मतलब 11 है, सोडा गेर दो, सोडियम गेर दो, 11 है, सोडा 11 है। अब जैसे वो सोडियम पीता है 11 होता है तो क्या करता है, भीख मांगने लग जाता है, 12 बजे जाकर के भीख मांगने लग जाता है। तो मैग्नीशियम मतलब मांगता है 12 बजे, भीख कौन मांगता है, 12 बजे मांगता है। आला हो गया, आला राजस्थानी भाषा में बोलते हैं गिल्ला होने को, गिल्ला होने को बोलते हैं बच्चों आला होना, आला होना या फिर आलसी होना। तैरता तैरता वो क्या हो गया बच्चों, आलसी हो गया, फिर आला हो गया, गिल्ला हो गया, तो क्या हो गया, आला हो गया। तैरते तैरते मतलब एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आएगा। और क्या हो गया बच्चों, 19। अब जैसे वो 19 साल का हुआ, 18 साल में उसको आग लगी, और 19 साल में क्या हो गया बच्चों, कष्ट आ गया, कष्ट आ गए, और उसको 20 साल में क्या हो गया, कन्या मिल गई। और यहाँ पर नाइट्रोजन 7 हो गया, और उसने मना कर दिया 7 रहने के लिए। ऑक्सीजन में 8 हो गया, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, और फ्लोरीन का हो गया 9, और फास्फोरस का 15, फास्फोरस का हो गया बच्चों 15, सल्फर का आप गया 16, और क्लोरीन का आप क्या हो गया 17। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करूं मैं कोष भरने की, कोष किस प्रकार से हम भरेंगे, अच्छे से याद करना बच्चों। अब देखो, कोष भरने का रीजन होता है, कोष में देखो याद करें तो हम के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष। के कोष में बच्चों 2, 8, 18 और 38, इस प्रकार से कोष भरे जाते हैं, 2, 8, 18 और 28, इस प्रकार से भरे जाते हैं। तो हम भरेंगे बच्चों, देखना एक एक चीज को समझनी है। 2 है तो इसके अंदर देखो, के कोष में 2 होते हैं, सिर्फ 2 भरे जाएंगे, अगले वाले खाली रहेंगे। 10 है तो इसमें 2, इसमें 8, 8 2 10 भर गए, अगले वाला खाली रहेगा। 18 में देखो 2, 8, 8 2 कितने हो गए, 10 हो गए, इसमें 18 है तो 8 और आ जाएंगे इधर। ठीक है, इसमें देखें 11 है, 2, 8, 1, 12 है, 2, 8, 2, 13 है, 2, 8, 3, 19, 2, 8, 9, ठीक है, 20, 2, 8, 10। ठीक है, इसको इस प्रकार से आपको करना है, 2, 8, 8, सॉरी यहाँ पर सोडियम वाला शायद 11 है, 19 नहीं है, पोटेशियम 19 है। 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 1, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 8 करना है फिर 1 करना है, इसके अंदर भी 8 करना है फिर 1 करना है, तो 20 है ना, 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, ये हो गया। ठीक है, तो ये अष्टक पूर्ण करना है, अष्टक से ऊपर नहीं जाना है। नाइट्रोजन वाले में 2 इसमें भरे जाएंगे, और 5 इसमें भरे जाएंगे, 7 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, 2 इसमें, 7 इसमें, 2 इसमें, 8, 8 2 10, और इसमें आ जाएंगे 5, इसमें बच्चों 2, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 7, 2 8 7, ये सारे के सारे आपने भर दिए हैं, 5 6 7, 5 6 7। ये हो गया बच्चों आपकी जो सक्रियता श्रेणी है, उसके अंदर अलग अलग करेंगे बात कि हनी आगे से न मांगे अली की काली कार, हनी आगे से ना मांगे अली की का कार, अली का कार, ना ऑफ पास्कल्स, ना ऑफ पास्कल्स, हीलियम नियोन आर्गन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम कैल्शियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, इस प्रकार से आपको याद करना है। ये इनके कोर्स भरने का तरीका होता है। तो ये जो भरते हैं वो भरते हैं आपके संगीत के अष्टक नियम से। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ
अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की, आयनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक किस प्रकार से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है, एक एक चीज को हम समझेंगे। NaCl का, MgCl2 का किस प्रकार से निर्माण होता है अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे पहले हमें ये कोर्स की जानकारी होना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कल आप इन दोनों सारणियों को याद करके आएंगे, इनका परमाणु क्रमांक याद करेंगे, किस कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं वो भी याद करके आएंगे। और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया वो सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही जोश के साथ में आपको अगली क्लास में मिलते हैं। तो ऑल द बेस्ट।